आप सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से जो है बहुत बहुत नमस्ते। गुड नॉन एवरीबॉडी। आप सब अच्छे ही होंगे और लॉकडाउन को पूरा एंजॉय कर रहे होंगे। कल मैंने इग्नू के स्टूडेंट से जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के रिगार्डिंग डिस्कस किया था और मैंने बोला था कि मैं नेक्स्ट आपको वीडियो क्लिप प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के ऊपर बना के दूंगी, क्योंकि जो ग्रोथ है और डेवलपमेंट दे आर वेरी इम्पोर्टेंट टू नो ए टीचर कि ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट क्या होता है। और जो टीचर क्लास में करता है वो स्टूडेंट्स का डेवलपमेंट ही करता है। कोई भी जो कार्य टीचर के द्वारा या कोई भी एक्टिविटी जो करवाई जाती है वो बच्चों के विकास के लिए करवाई जाती है। अब इस विकास को जो है विकसित करने के लिए बच्चों के व्यवहार में जो है डेवलप करने के लिए इसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। उन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रख के ही शिक्षक जो है बच्चों का डेवलपमेंट करता है। जब कोई हम कार्य करते हैं तो उस कार्य करने के कुछ तौर तरीके होते हैं। ये जो सिद्धांत हैं डेवलपमेंट के, ये वो ही हैं कि जिनको हम कोई भी अगर कार्य कर रहे हैं, विकास से संबंधित कोई भी कार्य हम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं XYZ, तो इन सिद्धांतों को हमें काफ़ी कुछ जो है हर कार्य को पूर्ण करने के लिए इन सिद्धांतों को अपने व्यवहार में लाना अनिवार्य होता है। बच्चों की टीचिंग के रिगार्डिंग भी, जब बच्चों की आप लर्निंग कर रहे होते हैं और कोई आप जो है डेली रूटीन का भी जो कार्य है वो भी आप इन चीज़ों को, ये सिद्धांतों को ध्यान में रख के जो है करते हैं। कल बात चल रही थी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, तो मैंने आपको बताया था कि जो ग्रोथ होती है वो लड़कों में जो है 21 वर्ष तक होती है और लड़कियों में 18 वर्ष तक होती है। और जो डेवलपमेंट है वो थ्रू आउट लाइफ होता रहता है। तो डेवलपमेंट थ्रू आउट लाइफ होता है और वो डेवलपमेंट क्या होता है वो भी हम बता चुके थे। तो आज आते हैं प्रिंसिपल्स। तो फर्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल्स ऑफ कंटिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत। जो जैसे जब हम इनका मीनिंग बता रहे थे तब भी मैंने आपको बताया था कि जो विकास है वो निरंतर चलता रहता है, कभी भी जो है वो रुकता नहीं है, वो थ्रू आउट लाइफ अप टू द एंड ऑफ द लाइफ तक होता रहता है। इसमें कोई ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट हुआ कि निरंतरता का सिद्धांत। सेकंड है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत ये कहता है कि जब एक टीचर क्लास में पढ़ाता है तो उसकी क्लास में जितने बच्चे हैं, सपोज करो क्लास में 50 स्टूडेंट हैं, तो 50 तरह के ही जो हैं वहाँ डिफरेंसेस हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं। सबका IQ लेवल अलग है, सबके पेरेंट्स अलग अलग हैं, सबके सोशल बैकग्राउंड अलग हैं। अगर वो 12th में पढ़ रहा है बच्चा तो 10th में सबकी परसेंटेज अलग है। तो टीचर जब उनका डेवलपमेंट कर रहा है तो उसको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि क्लास में जो है वैरायटी टाइप ऑफ आइटम है और उसने जो है सबको पढ़ाना है, सबके लिए पढ़ाना है, सबके संदर्भ में पढ़ाना है। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं को भी हमें जो है जब हम बच्चों का विकास कर रहे हों तो ध्यान में रखना अनिवार्य होता है। ठीक है। इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल सीक्वेंस, यानी कि डेवलपमेंट की एक सीक्वेंस होती है, एक क्रम होता है, एक जो है क्रम का सिद्धांत होता है और उस क्रम के हिसाब से ही जो है बच्चों का विकास होता है। अब इस क्रम से क्या मतलब हुआ? क्रम से मतलब ये हुआ कि देखो, आप जब छोटे बच्चों को पढ़ाते हो तो छोटे बच्चों को पहले हम ABCD सिखाते हैं। इसके बाद उसको जो है हम अल्फ़ाबेट सिखाने के बाद उसको हम जो है वर्ड्स सिखाते हैं। हिंदी में अगर हम कहें तो हम पहले ऐ पे आम सिखाते हैं, फिर उसको जो है आ में आम बोलना सिखाते हैं। यानी कि पहले हमने अक्षर ज्ञान दिया, फिर उसके बाद शब्द ज्ञान देते हैं, उसके बाद एक वाक्य का ज्ञान देते हैं, उसके बाद एक उसको पूरा पैरा जो है लिखना पढ़ना सिखाते हैं। यानी कि एक क्रम होता है। क्रम भी कैसे कि पहले जो चीज़ बेसिक है, जिसके ऊपर वो चीज़ डिपेंड है, तो वो पहले हम उसको सिखाते हैं। तो विकास का सिद्धांत हमें ये बताता है कि जब भी टीचर क्लास में कोई चीज़ पढ़ाए तो उसके पढ़ाने का एक क्रम होता है और उस क्रम को जो है ध्यान में रख के ही बच्चों का विकास किया जा सकता है। जिस कंटेंट के ऊपर वो टॉपिक बेस है, पहले उस
चीज़ को लाओ, उस चीज़ को प्रेजेंट करो, और फिर उसके बाद जो है उसका सेकंड स्टेप, उसके बाद उसका थर्ड स्टेप, यानी कि एक क्रम में ही चलना अनिवार्य होता है। जैसे हम मैथ में भी लें तो पहले बच्चों को 1 2 3 सिखाए जाते हैं, इसके बाद जो है उनको आगे टेबल्स वगैरह सिखाते हैं, इसके बाद जो है गुणा जोड़ भाग सिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि तुरंत हम उसको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सिखा दें। तो यहाँ जब भी कोई बच्चों को चीज़ सिखाई जाए तो उस सिखाने का जो है एक क्रम होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, फोर्थ पॉइंट आता है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन, यानी कि डेवलपमेंट की एक डायरेक्शन होती है। उस डायरेक्शन के हिसाब से ही जो है डेवलपमेंट होता है। अगर हम मनुष्य के शरीर का देखें, हर किसी जाति उसमें जो है अलग अलग तरीके से एक सीक्वेंस होती है, क्रम होता है। आपने जब छोटा बच्चा पैदा होता है तो आपने देखा होगा कि जैसे छोटा बच्चा होता है तो हम गोद में उसको ऐसे लेते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है उसको हम ऐसे लेते हैं, और फिर इसके बाद जो है जब हम ऐसे लेते हैं तो उस दौरान वो क्या है, अपनी गर्दन को बैलेंस करना सीख जाता है। आपने देखा होगा कि छोटा बच्चा जो है सबसे पहले अपनी गर्दन ऐसे ऐसे उठाना सीखता है। इसके बाद क्या है, वो धीरे धीरे अपना धड़ उठाना शुरू करता है, और सबसे बाद में क्या है, अपने पैरों पे चलना सीखता है। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि हमारे जो विकास का जो क्रम है वो सिर से धड़, धड़ से पैर की तरफ है। अब सबसे पहले जो है ब्रेन हमारा विकसित होता है, क्योंकि ब्रेन ने बाकी सब चीज़ों को जो है डायरेक्शन देनी है, एक उसने जो है ये इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे लिए। लेकिन अब यहाँ अगर हम एनिमल्स का देखें, गाय का बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही वो पैरों से चलने लगता है, क्योंकि उसे अपना खाना खाने के लिए जो है अपने पैरों से स्वयं उसका जो है अपने पैरों पे चल के उसको जो है अपना भोजन प्राप्त करना है। और मनुष्य क्या है, उसको जो है मदर, उसकी मम्मी उसको जो है फीडिंग कराएगी, वो उसको सुविधाएं प्रोवाइड कराएगी, क्योंकि उसने अपने ब्रेन से आगे जो है कार्य करना है। तो यहाँ दोनों में जो है एक क्रम हुआ। मनुष्य का जो विकास होता है वो सिर से पैर की तरफ होता है, और जो एनिमल्स में होता है पैर से शुरू होता है, उनके पैर पहले से ही क्या है, मजबूत होते हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि विकास की जो है एक डायरेक्शन भी होती है, उसी डायरेक्शन को ध्यान में रख के हमें जो है कार्य करना होता है। तो यहाँ कहने का मतलब ये हुआ कि जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसको जो है पहले बच्चों के व्यवहार में विकसित करना है। इसके बाद सेकंड जो है, जो उससे इंटर रिलेटेड है, उसको करना है। फिर इसी तरह से हमें एक डायरेक्शन में चलना है, एक हैपा हैजर्ड वे में नहीं चलना। हमारा जो सिलेबस है, जो नीचे से उपकक्षा 1 2 3, वो भी जो है एक डायरेक्शन में ही चलता है, और उसी के हिसाब से क्रमबद्ध जो है हमारा जो कंटेंट है उसको हम मैनेज करते हैं। ठीक है, समझ में आ ही गया होगा। इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन एंड इंटर रिलेशनशिप, यानी कि एकीकरण एवं पारस्परिक संबंध का सिद्धांत। एकीकरण एवं पारस्परिक संबंध का सिद्धांत, यानी कि इंटीग्रेशन एंड इंटर रिलेशनशिप। इंटीग्रेशन से मतलब होता है किसी एक चीज़ में, किसी एक सब्जेक्ट में बच्चे का विकास होना, उसका प्रभाव क्या है दूसरे के ऊपर भी पड़ता है। इंटीग्रेट करना, सपोज करो आपने बच्चे को बेहतर तरीके से 1 2 3 सिखाए, आपने टेबल सिखा दी। जब आपने टेबल उसको सिखा दी है तो इसके बाद जब बच्चा जो है मैथ पढ़ेगा तो मैथ के ऊपर क्या है, उसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि चीज़ें क्या होती हैं, आपस में इंटर रिलेटेड होती हैं। और जो बच्चा मैथ में अच्छा है तो हर विषय का आपस में एक दूसरे से संबंध होता है। तो जब संबंध होता है तो अगर हम किसी एक पार्ट में अच्छे हैं तो उसका जो है प्रभाव दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर भी पड़ता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी एक सब्जेक्ट में अच्छे हैं तो सब्जेक्ट आर इंटर रिलेटेड, तो उसका प्रभाव क्या है दूसरे पे भी बढ़ता है। हमारी बॉडी के जो सिस्टम हैं, जितने भी हमारा जो है नर्वस सिस्टम, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, हमारा जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारा नर्वस सिस्टम, वो उनका अपना एक स्वयं का भी वो है, यानी कि नर्वस सिस्टम बढ़िया है तो उसका प्रभाव दूसरे पे पड़ेगा, और दूसरा बढ़िया है तो उसका प्रभाव नर्वस सिस्टम पे पड़ेगा।
और वो क्या है, अपना इंडिपेंडेंट भी वर्क करते हैं और इंटर रिलेटेड भी हैं। इसी तरह से जो है, जब हमारी बॉडी में भी इस तरह से, और कोई भी जो सिस्टम होता है, कोई भी जो कार्य प्रणाली होती है, कोई भी हम काम करते हैं, तो वो एक पर्टिकुलर बंदा और उसका जो है उसका प्रभाव दूसरे के ऊपर भी पड़ता है। तो यहाँ क्या है कि जब हम कोई विषय में बच्चे को अच्छा करते हैं, निपुण करते हैं, तो उसकी निपुणता का प्रभाव दूसरे विषय के ऊपर भी पड़ता है। बिकॉज सब्जेक्ट आर इंटर रिलेटेड। विषय क्या होते हैं, एक दूसरे में इंटर रिलेटेड होते हैं, आपस में जो है एक संबंध होता है। सभी विषयों में कॉमन चीज़ें होती हैं। तो जो कॉमन चीज़ें आप किसी एक सब्जेक्ट में कर रहे हो अच्छे से, वो दूसरी सब्जेक्ट में भी जो है आपको हेल्प करेगी। इसीलिए जब हम कोई विषय पढ़ाते हैं तो उस विषय का संबंध जो है बाकी विषय के साथ भी जो है आपको बताया जाता है, क्योंकि सभी चीज़ें क्या हैं, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होती हैं। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ ही गया होगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट आता है पॉइंट 6, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। यानी कि प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न से मतलब हुआ समान प्रतिमान का सिद्धांत। या कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ जिस तरीके से बच्चे का विकास होता है, अगर बच्चा जो है दूसरे देश में या दूसरी जगह कहीं जन्म लेता है, तो वहाँ भी उसके विकास का सिद्धांत यही होगा। देश काल परिस्थिति बदलने से उसके विकास का जो प्रारूप है वो चेंज नहीं होने का। तो जो विकास के जो सिद्धांत हैं वो सभी जगह समान रूप से जो हैं लागू होते हैं। इसी को हम क्या है, समान प्रतिमान का सिद्धांत कहते हैं। और ये भी है कि विकास से ही विकास होता है। यानी कि टीचर विकसित है तो वो बच्चे का विकास कर रहा है। कोई बच्चा अगर अच्छा विकास कर रहा है तो वो अपने बाकी बहन भाइयों का विकास करेगा। और वो क्या है, समान रूप से एक दूसरे को क्या है, प्रतिरूप करते हैं। यहाँ दूसरे तरीके से ऐसे भी कह सकते हैं कि सब जगह यूनिफॉर्म पैटर्न, सब जगह जो है जो हमारे विकास का जो सिद्धांत है यूनिफॉर्म है, उसमें कहीं जो है कोई चेंज नहीं आता। जो इसके रूल रेगुलेशन है वो सब जगह जो है समान है। इसके बाद नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, यानी कि ये आपको सिद्धांत ये बताता है कि हेरिडिटी यानी कि हमारी वंशानुक्रम और एनवायरनमेंट दोनों में जो है इंटरेक्शन होता है, दोनों में क्रिया प्रतिक्रिया होती है। और इसका जो प्रतिफल होता है वो हमारे क्या है, डेवलपमेंट के ऊपर पड़ता है। यानी कि हेरिडिटी भी हमारे ऊपर प्रभाव डालती है डेवलपमेंट के ऊपर। बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो हेरिडिटी से भी प्रभावित हुआ, और जिस वातावरण में जो है बच्चा रह रहा है उसका भी प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। दोनों जो हैं हेरिडिटी मल्टीप्लाई बाय एनवायरनमेंट इजिकल टू जो है हमारा डेवलपमेंट इजिकल टू हमारा व्यवहार। यानी कि दोनों को एक दूसरे के क्या हैं, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। इंटर रिलेटेड ऐसे नहीं कह सकते, यानी कि एक चीज़ अच्छी है और किसी की, यानी कि किसी की हेरिडिटी बहुत अच्छी है और उसको एनवायरनमेंट अच्छा ना मिला हो तो वो प्रभाव डालेगी। और अगर किसी को एनवायरनमेंट अच्छा मिला और हेरिडिटी अच्छी ना मिली हो तो भी प्रभाव डाले। दोनों चीज़ें अच्छी हैं तो बच्चे का विकास जो है बहुत बेहतर होगा। यहाँ कहने का मतलब है कि टीचर जब क्लास में पढ़ाए, बच्चों का विकास करे, तो उसे बच्चों की हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों चीज़ों को जो है ध्यान में रखते हुए उनको जो है कंटेंट को उनके व्यवहार में विकसित करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक, यानी कि सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। सामान्य से जो विशिष्ट का सिद्धांत है, ये सिद्धांत ये कहता है कि हम जब बच्चों को कोई चीज़ सिखाते हैं तो पहले सामान्य चीज़ें सिखाते हैं, उसके बाद जो है हम बच्चों को विशिष्ट चीज़ें सिखाते हैं। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि कक्षा 10 तक तो जो है आप सभी विषय लेते हो। इसके बाद नेक्स्ट आप क्या कि भाई आप ये कहते हो कि भाई मैंने एमए तो जो है मैथ से किया, कोई कहता है कि भाई एमए मैंने जो है पॉलिटिकल साइंस से किया, कोई एमएससी कहता है मैंने फिजिक्स से किया। उनका एक स्पेसिफिक फील्ड हो गया। पहले उन्होंने सारे सब्जेक्ट पढ़े, इसके बाद जो है धीरे धीरे उन्होंने, बच्चों ने क्या किया, जो उनके सब्जेक्ट थे उन्होंने जो है उसमें चेंज करना शुरू किया।
किसी जिस पर्टिकुलर फील्ड में उनका जो है इंटरेस्ट था, उन्होंने उस पर्टिकुलर फील्ड को जो है लिया। तो यहाँ कहने का मतलब है कि जनरल आइडिया, पहले आपने किसी कंटेंट का जनरल आइडिया देना है, उसके बाद जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं उनको बच्चों के व्यवहार में विकसित किया जाना होता है। समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट, यानी कि संपूर्ण विकास का सिद्धांत। यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो संपूर्ण विकास का मतलब ये है कि जब आप बच्चों को कोई चीज़ स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं, सपोज करो आप बच्चों को एपएनआर आपेआम ही सिखा रहे थे, जब तक बच्चा अच्छे से संपूर्ण जो है वो एपएनआर आपेआम जो है अच्छे से नहीं सीख जाएगा, तब तक वो वर्ड फॉर्मेशन नहीं कर सकता। तो बच्चों को जो भी ज्ञान दिया जाए वो संपूर्णता को प्राप्त करने के लिए दिया जाए, और जब तक उसको संपूर्णता प्राप्त ना हो तब तक जो है उसका फर्दर स्टेप पे जो है डेवलपमेंट नहीं हो सकता। और जब हम संपूर्णता को प्राप्त कर लेते हैं तभी हम नेक्स्ट स्टेप पर पहुंचते हैं। यहाँ कहने का मतलब है, इसीलिए जो है छोटे बच्चों को आप देखना कि उनको जो है हर चीज़, एक एक चीज़, शब्द और जो है उनको बहुत बेहतर तरीके से सिखाने का, उनको उसकी वर्ड फॉर्मेशन का अच्छे से ज्ञान जो है दिया जाता है। और वो चीज़ें क्योंकि वो उनका बेस है, सबसे ज़्यादा फोकस जो है किया जाता है, क्योंकि वो चीज़ें आगे उसकी नेक्स्ट स्टेप पर प्रमोट होनी है। नेक्स्ट स्टेप जो है सीखने में, अगर फर्स्ट स्टेप पे उनका डेवलपमेंट बेहतर नहीं है तो बच्चे जो है नेक्स्ट स्टेप पे बेहतर नहीं कर पाने के। तो जो भी चीज़ हम बच्चों को सिखा रहे हों तो उसमें संपूर्णता आना अनिवार्य है। अगर वो परफेक्ट नहीं हुए हैं तो वो सेकंड स्टेप पे जाके चीज़ें उनको हर्डल उत्पन्न करेंगी। इसके बाद नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग। यहाँ मतलब है मैचुरेशन एंड लर्निंग, यानी कि परिपक्वता और अधिगम का सिद्धांत। यानी कि जितने हम जो है परिपक्व होंगे उतनी ही लर्निंग होगी। कहने का मतलब ये है कि जब डेवलपमेंट बच्चों का किया जाए तो ये देख लिया जाए कि बच्चे पहले से कितने परिपक्व हैं, बच्चे पहले से कितनी उनकी लर्निंग हुई है। सपोज करो कोई बच्चा कक्षा 4 में है, तो जो उसका मैच्योरिटी लेवल हुआ वो कक्षा 3 तक का हुआ, कि बच्चे को जो है कक्षा 3 तक का ज्ञान आता है, और बच्चे ने जो लर्न कर लिया है, टीचर को पता होता है कि कक्षा 3 में उसको क्या क्या चीज़ें सिखा दी गई हैं। तो जो लर्निंग है और मैचुरेशन है वो प्रभाव डालता है किसके ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर। जब टीचर जो है बच्चों को कोई चीज़ सिखाना चाह रहे हो, उनके व्यवहार में डेवलप करना चाह रहे हो, तो उससे पहले जो है टीचर को ये देख लेना चाहिए कि बच्चों का मैच्योरिटी लेवल क्या है, कितनी उनकी कैपेसिटी कार्य करने की है, और वो पहले से इसके संदर्भ में पहले से बोलो या जो है वो क्या क्या लर्न जो है, क्या क्या चीज़ें सीख चुके हैं, कितनी उनको सिखानी है, कितनी वो पहले से जानते हैं। तो इन चीज़ों का भी जो है, जो हमारा अधिगम के जो सिद्धांत हैं, जो हमारे अधिगम के साथ जो हैं, जो हमारे विकास के सिद्धांत हैं, वो प्रभावित होते हैं। तो विकास के सिद्धांत में लर्निंग एंड मैचुरेशन बहुत इम्पोर्टेंट रोल जो है प्ले करते हैं। इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्शन, यानी कि भविष्यवाणी का सिद्धांत। भविष्यवाणी का सिद्धांत ये कहता है कि जब किसी का जो है विकास अगर होगा, अच्छा विकास जिस भी फील्ड में जैसा भी होगा, तो हम उसको जो है प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये फ्यूचर में क्या करेगा। किसके आधार पे, अगर करो सपोज करो आप जो है कक्षा 8 के बच्चों का जो है रिजल्ट आप देख रहे हो, और बच्चा जो है ये पूछना चाह रहा है आपसे कि मैडम मैं आगे कौन से सब्जेक्ट लूँ, कक्षा 10 का बच्चा पूछ रहा है, तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे उसको कि बेटा अपना रिपोर्ट कार्ड लेके आ। तो आप रिपोर्ट कार्ड देखोगे और उसके बाकी जो है इंटरेस्ट जो है उससे पूछोगे, तो आप उस पर जो है प्रेडिक्ट करके उसको बताओगे कि आप जो है आगे ये वाले सब्जेक्ट ले लो। तो यहाँ कहने का मतलब ये हुआ कि जो विकास है, जिस फील्ड में जो है बच्चा विकसित है, उसको देख के आप जो है प्रेडिक्ट कर सकते हो कि फ्यूचर में ये क्या बेहतर करेगा, क्या बेहतर कर सकता है। अगर किसी का फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा है तो उसको देख के आप बता सकते हो
कि फ्यूचर में जो है ये एथलीट वाला कार्य बहुत अच्छा कर सकता है। जब टीचर जो है बताता है, कोई काम उनको असाइन करता है, देता है, तो वो जो प्रेडिक्शन के आधार पे देता है। माँ बाप भी जो गाइडलाइन देते हैं कि बेटा तुम जो है ये बेहतर कर सकते हो, ये बेहतर कर लोगे। एक साइकोलॉजिस्ट के पास अगर जाओगे तो वो भी आपकी वार्ता के आधार पर आपको जो है प्रेडिक्ट करके बताएंगे कि आप क्या चीज़ बेहतर कर सकते हो। तो ये 11 पॉइंट थे जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए, और ये प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट हैं, यानी कि विकास के सिद्धांत हैं। ये बीएड के जो हमारा यूनिवर्सिटी सीसीएस यूनिवर्सिटी का सिलेबस है उसके बीएड के फर्स्ट ईयर में है। एमएड का जो हमारा फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें भी है, और इसमें से क्वेश्चन जब आप सी टेट और ये टेट वगैरह के दोगे उसमें भी आता है, और हमारे जो है नेट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी आता है, और इग्नू के कोर्स के लिए भी ये हमारे प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट अनिवार्य हैं। तो मैं सभी से उम्मीद करती हूँ कि आप इनको समझ गए होंगे। और अभी जो है मैं इसकी एक क्लिप बना के इसके साथ जो है जो ये 11 प्रिंसिपल्स हैं उसको जो है इनमें हैंड रिटन भी आपको जो है प्रस्तुत कर दूंगी, जिससे जो है आप इनको जब कभी आपको ज़रूरत हो कि कौन कौन से प्रिंसिपल हैं तो आप इनको जो है अच्छे से याद भी कर सकें, और हैंड रिटन भी जो है